गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 8 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 17 अक्टूबर 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हाल ही में वर्ष 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले महाकवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, इनका नाम सुना होगा आपने 2019 में। इनका निधन हो गया हाल ही में। अब आपको बताना है वे किस भाषा के कवि थे। तमिल, तेलुगु, संस्कृत या मलयालम। ये हैं अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको 2019 का। ये मलयालम के कवि थे। तो देखिए, लीजेंडरी महाकवि और वर्ष 2019 के ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता महाकवि अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने कविताओं, नाटकों, निबंधों और लघु कथाओं सहित 46 से अधिक साहित्यिक कृतियों की रचना की। उन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2019 में ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया उनको। मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन आधुनिकता का परिचय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आकाशवाणी कोझिकोड और त्रिशूर के साथ पटकथा लेखन और संपादक के रूप में इन्होंने काम किया था। अब देखिए, इन्हें उनके योगदान के लिए 1972 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो 1972 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। 2017 में पद्मश्री से सम्मानित, 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को। और मलयालम कवि थे ये, ठीक है, याद रखना, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित इंटर गवर्नमेंटल संगठन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अंतर सरकारी संगठन है क्या। इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी क्या, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है क्या। इस पर प्रश्न कल भी बना था, ठीक है, हाल ही में न्यूज़ में है ये। तो तीसरा तो करेक्ट कर ही दोगे, याद होगा, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में ही है। इसकी स्थापना 2015 में ही की गई थी, भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी। तो दूसरा भी करेक्ट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी करेक्ट है। तो सारे के सारे सही हो गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, यानी ट्रिटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत की पहल के बाद हुई। इसकी शुरुआत संयुक्त रूप से पेरिस में 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान COP21 से पृथक भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित 121 सौर संसाधन संपन्न देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम का पहले नाम क्या था? गुड़गांव। और हाल ही में जो है इसकी अध्यक्षता और सह अध्यक्षता जो है फ्रांस और भारत और फ्रांस कर रहे हैं, इसलिए न्यूज़ में है, ये फिर से कर रहे हैं। इससे पहले भी की थी और फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा पद है मधुका डिप्लोस्टेमोन। मधुका डिप्लेस्टेमोन है क्या ये? मधुका डिप्लेस्टेमोन वृक्ष की प्रजाति, पक्षी की प्रजाति, सांप की प्रजाति, मकड़ी की प्रजाति? तो ना ये सांप की प्रजाति, ना ये मकड़ी की प्रजाति, ना ये पक्षी की प्रजाति, ये तो है एक वृक्ष की प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मधुका डिप्लोस्टेमोन एक वृक्ष की प्रजाति है जिसे केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में एक पवित्र उपवन से 180 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद फिर से खोजा गया है। इस वृक्ष को स्थानीय रूप से मलयालम में कविलिप्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविलिप्या। अच्छा देखिए, वर्ष 1835 में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक वनस्पति शास्त्री, उसका नाम है रॉबर्ट वाइट। रॉबर्ट वाइट ने इस वृक्ष का पहला नमूना खोजा था। कब? 1835 में।
इस वृक्ष को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त मतलब इंडेंजर्ड प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। तो IUCN की रेड लिस्ट में देखिए पक्षियों, पौधों और जीव जंतुओं इन सब को लिस्ट प्रदान की गई है इंडेंजर्ड, वुल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट। ऐसा नहीं है केवल जीव जंतुओं के लिए हैं, तो किसके लिए है ये? पौधों के लिए भी है, वृक्षों के लिए भी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। HD 2189, लॉक 1 और MACS 6478 उपरोक्त में से कौन सी गेहूं की प्रजातियां हैं? उपरोक्त में से कौन सी गेहूं की प्रजातियां हैं? HD 2189 तो है, MACS 6478 है और लॉक 1 भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए MACS 6478, लॉक 1 और HD 2189 गेहूं की प्रजातियां हैं, तो करेक्ट हो गया स्टेटमेंट डी वाला, है ना। अब देखिए MACS 6478 को अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया है। MACS 6478 गेहूं की किस्म को उच्च उपज वाली एस्टिपम यानी हाई यील्डिंग एस्टिपम कहा जाता है। इसको गेहूं की यह किस्म 110 दिनों में ही परिपक्व हो जाती है, यानी देखा जाए तो कुल मिला के 3.5 महीने में परिपक्व हो जाती है। और महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में कोरेगांव तहसील के एक गांव के किसानों को MACS 6478 के उपयोग से जो है 45 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हुई है, जबकि पहले लॉक 1 HD 2189 एवं अन्य पुरानी किस्मों के कारण औसत उपज 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती थी, यानी डबल हो गई है MACS 6478 का उपयोग करके, डबल सीधा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1973 में की गई थी और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A का G वन, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जीवित प्राणियों के प्रति दया से संबंध रखता है। भारत में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A के तहत एक पंजीकृत दानदात्री संस्था है। तो 51A में तो मौलिक कर्तव्य शुरू हो जाते हैं ना, A से K तक है ये, मतलब 11 टोटल हो गए। तो करेक्ट है इसके G में, 51A के G में वन, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जीवित प्राणियों के प्रति दया से संबंध रखता है ये आर्टिकल। और पहला ही गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि 1973 में तो प्रोजेक्ट टाइगर था ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट तो 1992 में है। ये प्रश्न UPSC में ही पूछा गया और UPPCS में ही पूछा गया था एलिफेंट से रिलेटेड, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। एक को एलिमिनेट कर दीजिए, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा B। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे फरवरी 1992 में हाथियों के आवास एवं गलियारों को सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से देश में प्रमुख हाथी रेंज वाले राज्यों को वित्त और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो गया क्योंकि 1992 में की गई थी, 1973 में नहीं। हाल ही में भारत की पहली ऑस्कर विजेता भानु अथैया का निधन हो गया। भानु अथैया को वर्ष 1982 में आई फिल्म गांधी के लिए निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्या किया था इन्होंने? कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था क्या? प्रोडक्शन डिजाइन किया था? अभिनय किया था? खुद ही मूवी में थी? या एडिटिंग? बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एडिटिंग फीमेल मिला था इनको, क्या मिला था? 1982 की गांधी मूवी के लिए ऑस्कर दिया गया था इनको। किस कैटेगरी में दिया गया था? कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर A है इसका आंसर। तो भानु अथैया को वर्ष 1982 में आई फिल्म गांधी के लिए ब्रिटिश कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जॉन मोलो के साथ संयुक्त तौर पर ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ वे ऑस्कर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। भानु अथैया ने वर्ष 1953 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत शहंशाह फिल्म के साथ की थी, जिसमें उन्होंने कामिनी कौशल के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था। ठीक है, भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर प्राप्त करने वाली महिला।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जिनेवा कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। भारत जिनेवा कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है, लेकिन चीन नहीं। पहला जिनेवा कन्वेंशन 1864 में संपन्न हुआ था। जिनेवा कन्वेंशन का उद्देश्य मानवीय मूल्यों को सुरक्षा प्रदान करना है। जिनेवा कन्वेंशन का उद्देश्य मानवीय मूल्यों को सुरक्षा प्रदान करना है, करेक्ट है। पहला जिनेवा कन्वेंशन 1864 में हुआ था, करेक्ट है। भारत जिनेवा कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है और चीन भी है, तो गलत हो गया पहला वाला स्टेटमेंट, एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, 2 और 3। तो देखिए, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन का आयोजन कब हुआ था? 1864 में, वर्ष 1864 में, 1864 में। इसमें युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी। इसके अलावा चिकित्सा कर्मियों, धार्मिक लोगों और चिकित्सा परिवहन की सुरक्षा की बात भी इसमें की गई थी। तो करेक्ट हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि डेट पूछी है। युद्ध के दौरान युद्धबंदियों, अन्य कार्यों में लगे लोगों, खासकर नागरिकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सहायक कार्यों में लगे लोगों के साथ ही घायल और बीमार लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिनेवा कन्वेंशन की शुरुआत हुई। ठीक है। अब देखिए, जिनेवा कन्वेंशन और उसके प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय मूल्यों की रक्षा करना। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध के प्रभावों को सीमित करने और युद्धबंदियों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पहल है। तो तीसरा करेक्ट है। पहला इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि अभी हाल ही में जून 2020 में लद्दाख में गलवान संघर्ष के बाद रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, संघर्ष किन के बीच हो रहा है गलवान में? भारत और चीन के बीच, यानी इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस, ICRC, इसने भारत और चीन दोनों देशों की सरकारों से आग्रह किया है कि वे जिनेवा कन्वेंशन की शर्तों का पालन करें, क्योंकि दोनों देशों द्वारा किस कन्वेंशन? जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल जोजिला सुरंग न्यूज़ में है। इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। कल भी एक प्रश्न आया था जोजिला सुरंग के ऊपर। देखिए, यह सुरंग जो है श्रीनगर से लेह के बीच लगने वाले यात्रा के समय को 3 घंटे से घटाकर 30 से 15 मिनट कर देगी। यह समुद्र तल से 11,500 फीट की अधिक ऊंचाई पर स्थित है और सर्दियों के दौरान भी सड़क संपर्क सुनिश्चित करेगी। बिल्कुल ऑल वेदर कनेक्टिविटी है ना, ये ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी है, कनेक्टिविटी है। श्रीनगर और लेह के बीच 3 घंटे के सफ़र को बिल्कुल सर्दियों में ढक जाता है ना वो। NH1 जो है बर्फ़ के कारण घंटों उस पर जाम लग जाता है और बंद हो जाता है और 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो उसके 3 घंटे को घटाकर 30 मिनट से 15 मिनट कर देगी ये। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए स्टेटमेंट। और 5 से 6 वर्ष का समय इसमें लगेगा इस सुरंग को बनने में, और इसकी लागत लगभग 6,000 करोड़ है। ठीक है, 6,809 करोड़। देखिए, यह समुद्र तल से 11,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित ऑल वेदर जोजिला टनल, लंबाई कितनी है इसकी? 14.15 किलोमीटर, और सर्दियों के दौरान भी सड़क संपर्क सुनिश्चित करेगी ये। यह NH नेशनल हाईवे नंबर 1 के 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर कारगिल लेह सेक्शन को हिमस्खलन से मुक्त बनाएगी और सुरक्षा बढ़ाएगी, तथा यात्रा के समय को 3 घंटे से घटाकर कर देगी 30 से 15 मिनट। जोजिला सुरंग न केवल श्रीनगर, दास, कारगिल और लेह के बीच सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, बल्कि यह दोनों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण को भी मजबूत करेगी। 2021 में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनेंगे प्रश्न जोजिला सुरंग से। इसकी लंबाई को लेकर ये कब तक पूरी हो रही है, ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी है या नहीं इसमें, इन सब चीज़ों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क सदस्य देशों का समूह है? इनमें से बताइए। सार्क सदस्य देशों का इनमें से कौन सा एक समूह है? देखिए, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, लेकिन मालदीव नहीं है, तो पहला गलत। रुकिए, मालदीव भी है, तो पहले ही आंसर हो गया अपना।
जागते रहना। भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, लेकिन म्यांमार नहीं है, तो दूसरा गलत। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, लेकिन चीन नहीं है, तो तीसरा गलत। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है, तो चौथा गलत। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और भूटान जो है सार्क के सदस्य हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। सार्क के कौन से मेंबर, G7 के कौन मेंबर, G20 के कौन मेंबर, यूपीएससी में पूछा गया था ना इस बार। आसियान के कौन मेंबर। अब पर्यवेक्षक देख लीजिए सार्क में कौन कौन है। देखिए, वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। पर्यवेक्षक, ठीक है, और वो है ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशियस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सदस्य देश नहीं है म्यांमार, क्या है? पर्यवेक्षक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया पर्यवेक्षक है, जैसे चीन पर्यवेक्षक है, जैसे अमेरिका पर्यवेक्षक है, वैसे ही म्यांमार पर्यवेक्षक है। तो टोटल 9 पर्यवेक्षक हैं सार्क में। नेपाल काठमांडू में, ठीक है। तो सार्क का उद्देश्य क्या है? सार्क का उद्देश्य, देखिए सार्क के उद्देश्य हैं क्या है? दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं उसे मजबूत करना। एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। वर्तमान निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? वर्तमान में UNHRC के 47 सदस्य हैं और इनकी सीटों का बंटवारा भौगोलिक आधार पर होता है। हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2021 को शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एक सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत को UNHRC की स्थापना 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। बताइए कौन सा करेक्ट है? एक गलत है पक्का इसमें। देखिए, वर्तमान में UNHRC के 47 सदस्य हैं, सही है, और इसकी सीटों का बंटवारा भी भौगोलिक आधार पर होता है। तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। UNHRC की स्थापना 2006 में की गई थी, करेक्ट हो गया सी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, करेक्ट हो गया डी। लेकिन ये गलत है, सी, बी गलत है। हाल ही में भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को 1 जनवरी 2021 को शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एक सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है, ठीक है। इससे पहले भी पाकिस्तान था और फिर से पाकिस्तान बना है। तो देखिए, हाल ही में पाकिस्तान को, न कि भारत को, 1 जनवरी 2021 को शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC के 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एक सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि पाकिस्तान जो है वर्तमान में 1 जनवरी 2018 से इस संस्था में सेवा दे रहा है और कोई एक देश लगातार 2 वर्षों तक इसका सदस्य हो सकता है, ठीक है। देखिए, वर्तमान में UNHRC के 47 सदस्य हैं और सीटों का बंटवारा इसकी भौगोलिक आधार पर होता है। हाल ही में परिषद में कुल 15 सदस्य देश चुने गए हैं, जिनमें से रूस और क्यूबा जो है वो निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल और चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुने गए हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। मुख्यालय है इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और सदस्यों का चुनाव 3 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, जिसमें अधिकतम 2 कार्यकाल लगातार हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के लगातार 2 हो गए इसमें। उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में मानवाधिकारों का प्रचार करना और उनकी रक्षा करना तथा साथ ही साथ कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लीजिएगा। आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि जो अगला आने वाला टेस्ट है उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। धन्यवाद। पढ़ लीजिए इसको।